हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर यूनिट सिस्टम के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफिनेशन देखेंगे कि पर यूनिट सिस्टम की बेसिक डिफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर पर यूनिट सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस या पावर, इन सब के लिए हम पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, सिंगल फेज सिस्टम के लिए भी और थ्री फेज सिस्टम के लिए भी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि पर यूनिट की डिफिनेशन क्या है। पर यूनिट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू, दैट इज रेफरेंस वैल्यू। मीन्स इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं परसेंट में 5% या 10%, उसका मीन्स क्या होता है 5 आउट ऑफ 100। 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100। हियर 100 क्या है, रेफरेंस वैल्यू है। इसी तरीके से पर यूनिट में हम बेस वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो पर यूनिट का मतलब क्या होगा, बेस वैल्यू का मतलब समझ गए कि जो हमारी रेफरेंस वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पे बेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर। अब हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हमारा है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, वोल्टेज है, करंट है, इम्पीडेंस है, वी, आई और जेड। वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस है। ठीक है। अगर वोल्टेज को पर यूनिट में लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, V पर यूनिट इज इक्वल टू V एक्चुअल अपॉन V बेस। ठीक है। इसी तरह अगर I को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, I पर यूनिट लिखना हो तो I एक्चुअल अपॉन I बेस। इसी तरह अगर Z को लिखना होगा हमें पर यूनिट में तो क्या लिखेंगे, V Z एक्चुअल लिखते थे इसे अपॉन जेड बी। ये हमारी पर यूनिट वैल्यूज होंगी किसके लिए, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस के लिए। अब हमने ये देखा है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो या कोई लोड हो, तो उसकी जो रेटिंग दी होती है वो वोल्टेज में दी होती है, रेटेड वोल्टेज में दी होती है, या फिर उसकी पावर में दी होती है, अपेरेंट पावर में दी होती है। पावर अगर एक्टिव पावर में दी, पावर फैक्टर भी दिया रहेगा तो अपेरेंट पावर वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं भी हमें करंट रेटिंग ये सब नहीं दी होती है, तो हमें यहाँ आई बेस निकालने के लिए, आई बेस और जेड बेस कैलकुलेट करने के लिए हमें मेन अपेरेंट पावर को हम लोग लेते हैं। तो जनरली हम जब पर यूनिट में बेस वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और पावर को सिलेक्ट करते हैं। मीन्स जनरली VB एंड SB। SB क्या है, अपेरेंट पावर, आर सिलेक्टेड एज बेस। मोस्ट फंडामेंटल बेस जो आएंगे VB और SB को हम लोग सिलेक्ट करते हैं बेस के तौर पर। ठीक है, ओके। अब अगर हमें IB को निकालना हो, अगर बेस वैल्यू, हमें बेस वोल्टेज तो मिल जाएगा कि हमें उसका रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है तो बेस वोल्टेज हम वहां से ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन IB के लिए अगर हमें निकालना होगा तो IB को हम कैसे निकालेंगे, IB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, SB अपॉन VB। क्लियर है, क्योंकि SB की यूनिट क्या आएगी, वोल्ट एम्पियर में आएगी और इसकी एम्पियर क्या आएगी, वोल्ट आएगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है। तो आई बेस को कुछ हम इस तरह से निकालते हैं, IB इज इक्वल टू SB अपॉन VB। ठीक है। हमें SB और VB जनरली हमें क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे। ठीक है, मशीन की रेटिंग्स में मिल जाता है हमें। दूसरा, अगर हमें ZB निकालना हो, ZB को क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, VB अपॉन IB, वोल्टेज बटे करंट। ठीक है। VB तो हमें मालूम है और IB को हम यहाँ से लिख सकते हैं SB अपॉन VB। इसको क्या लिख सकते हैं, VB का स्क्वायर अपॉन SB। ठीक है। तो हमें Z बेस भी मिल गया, I बेस भी मिल गया, किसके टर्म में, VB और SB के टर्म्स में। ठीक है। तो इस तरह से हम IB और SB को कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी चीज़, जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें जनरली वोल्टेज किलो वोल्ट में दिया होता है और पावर मेगा वोल्ट एम्पियर या मेगा वाट में दी होती है। तो अगर हम इसको वोल्टेज को केवी में लिखें, किलो वोल्ट में लिखें, तो क्या होगा, KVB का स्क्वायर
अपॉन एस बी को अगर हम MVA में लिख लेते हैं, MVA बेस लिख लेते हैं, तो ये ओम में ही तो आएगा। कैसे? अगर किलोवोल्ट को स्क्वायर है तो 10 टू पावर 3 का स्क्वायर जाएगा 10 टू पावर 6, नीचे भी 10 टू पावर 6, दोनों कैंसिल, तो हमें ओम में ही मिलेगा ZBA। तो जनरली हम इसको यूज करते हैं KVB का स्क्वायर अपॉन MVAB। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने बेसिक देख लिया कि बेस वैल्यूज करंट और इम्पीडेंस के लिए कैसे निकालते हैं, और वोल्टेज और पावर अपरेंट पावर के लिए हमें रेटिंग से मिल जाता है। तो अब बात ये आती है कि हमें पावर इस पर यूनिट सिस्टम की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए पहले समझिए कि जो हमारा एक पूरा पावर सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है। हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है। पावर जनरेट होती है जनरेटिंग स्टेशन पे, जनरेटर वहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ये जो जनरेशन होता है हमारा इस कम वोल्टेज पे होता है, जैसे 11 kV पे लगभग होता है। फिर उसको हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक हाई वोल्टेजेस में। क्यों करते हैं? लॉसेस वगैरह कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंज्यूमर एंड पे जब हमें पावर को डिलीवर करना है, फिर हमें वोल्टेज को कम करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा पावर सिस्टम जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है। देखिए अभी सपोज दैट ये हमारा जनरेटर हो गया, ठीक है। जनरेटर पावर जनरेट हुई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके बाद लगता है, ये हमारी लाइन होती है। फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। फिर हमें यहाँ पे लोड, ये लोड हमारा मोटर भी हो सकता है या कोई कंज्यूमेबल लोड भी हो सकता है। ये मान लीजिए लोड है, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा पर यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये हमारा स्टेप अप है, मान लीजिए 11 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारा जनरेटर है, ठीक है। सपोज दैट इसने 11 kV पे जनरेट किया पावर को, तो यहाँ पे मान लीजिए 132 kV का स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब इसको लोड पे देने के लिए फिर से 132, अगर हम लोड को 11 kV लोड पे देते हैं तो हमें यहाँ पे 11 kV का ये ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। अब अगर हमें कहीं पे ये देखना है कि किसी पॉइंट पे वोल्टेज या करंट कितना है या इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो नॉर्मल तरीके से तो हम कैसे बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज लेवल दोनों तरफ साइड में अलग है, सबकी MVA रेटिंग KV रेटिंग अलग होगी। मान लीजिए ये 100 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये मान लीजिए 150 MVA का जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है 200। तो ये सारा जो हमारा है सबके लिए बेस वैल्यूज इनकी अपनी खुद की जो रेटेड पावर है वो ये है। वोल्टेज लेवल इनका खुद का अपना अलग अलग है, ठीक है। लोड का भी अलग होगा, इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अगर हमें इसे पर इक्विवेलेंट सर्किट के बनाना है, मींस अगर कहीं वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज और करंट हमें कहीं निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पर यूनिट सिस्टम को लाया गया। पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम के लिए हम लोग एक कॉमन बेस लेते हैं, जो इसके 100 MVA है, 200 MVA है, 150 जो भी है, इसको छोड़ के हम लोग एक कॉमन बेस लेते हैं पूरे सिस्टम के लिए। मान लीजिए 1000 MVA हमने बेस निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज की बेस की बात आती है तो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, मीन्स ये N1 है, मान लीजिए ये N2 है और यहाँ भी N1 N2। तो जो हमारा बेस वोल्टेज आएगा इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए और इस सेक्शन के लिए, दोनों का जो रेशियो आएगा इसके बराबर ही आएगा। तो मीन्स हम इसके लिए अलग बेस वोल्टेज लेते हैं, इन दोनों सेक्शन के बीच में अलग बेस वोल्टेज होगा और इन दोनों इसके लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि ताकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा सेम हो। लेकिन SB अपैरेंट पावर के लिए हम पूरे सिस्टम के लिए एक बेस लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें हर कंपोनेंट की एक
वो मिल जाती है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मिल जाता है कुछ इस तरह से। मान लीजिए ट्रांसफार्मर को हम आगे पढ़ेंगे कि एक सीरीज इम्पीडेंस या सीरीज इम्पीडेंस के तौर पे इसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, पर यूनिट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको कि कैसे हम ट्रांसफार्मर का हमारा पर यूनिट सिस्टम आता है, पर यूनिट वैल्यूज कैसे आती है, और इस ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे दिखा सकते हैं, इसका ट्रांसफार्मर का ये हो जाएगा, लोड हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये जनरेटर का भी अपना कुछ इम्पीडेंस होगा, इसका वोल्टेज होगा, तो ये एक हमारी इक्विवेलेंट सर्किट बनती है। इस तरीके से एक रफ डायग्राम में बता रहा हूँ, इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल जाती है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए हमें पर यूनिट सिस्टम को हमें ज़रूरत पड़ी और पर यूनिट सिस्टम को बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं सिंगल फेज में ही अभी हम बात करते हैं, ठीक है। सिंगल फेज में अब बात करते हैं, तो अगर हमने क्या देख लिया, V पर यूनिट को कैसे लिख रहे थे, V पर यूनिट निकाल लिया, I पर यूनिट निकाल लिया और Z पर यूनिट निकाल लिया। अब अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस Z पर यूनिट का हमने क्या निकाला, Z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हुआ, Z अपॉन Z बेस। Z बेस का क्या लिखा था अभी हमने, Z बेस क्या था हमारा, VB का स्क्वायर अपॉन SB, या हमने कहा किलो वोल्ट में लेते हैं इसको, KVB का स्क्वायर अपॉन MVAB, ठीक है, यही लिया हमने Z बेस को, ठीक है। अब अगर Z को हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में स्प्लिट करते हैं तो क्या लिखते हैं, R प्लस JX अपॉन ZB, ठीक। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, R अपॉन ZB प्लस JX अपॉन ZB, ये लिख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है R अपॉन ZB, इसे हम लोग कहते हैं R पर यूनिट, और ये जो क्वांटिटी है हमारी, इसे हम लोग कहेंगे X पर यूनिट। मीन्स क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या देखा, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस में हमें बेस वैल्यू के तौर पे उसी को लेना पड़ रहा था, ZB को ही या IB को या VB को लेना पड़ा, लेकिन हमें रेजिस्टेंस में हम ZB ही लेंगे ना, यहाँ पे कोई RB या XB के कोई टर्म नहीं होता। मीन्स अगर कोई भी इम्पीडेंस फैमिली का है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो या इम्पीडेंस खुद हो, तो उसमें जो बेस वैल्यू आती है वो ZB होती है। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से पावर के केस में आता है, अगर S पर यूनिट अगर हमें निकालना हो तो S अपॉन SB, ठीक है। S को हम लोग लिखते हैं P प्लस JQ अपॉन SB, P अपॉन SB प्लस JQ अपॉन SB। तो इस टर्म को हम लोग लिखेंगे P पर यूनिट, ठीक, और इसको लिखेंगे हम लोग Q पर यूनिट। मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी पावर फैमिली का मेंबर है, चाहे वो एक्टिव पावर हो, चाहे रिएक्टिव पावर हो, चाहे अपेरेंट पावर हो, सबके लिए बेस वैल्यू क्या आएगी, SB आएगी। मीन्स अपेरेंट पावर बेस आएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब अगर हमें जैसे अगर सिंगल फेज की पावर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज की पावर कैसे लिखते हैं, S सिंगल फेज की पावर क्या होती है, V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अगर इसी को सिंगल फेज को हमें पर यूनिट, अगर इसी पावर को अपेरेंट पावर को हमें पर यूनिट में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, S सिंगल फेज पर यूनिट VI अपॉन SB, ठीक है। अब SB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VB अपॉन IB, अपेरेंट पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, VB अपॉन IB। अब इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन VB इंटू I अपॉन IB, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं, V पर यूनिट, अभी हमने देखा था, और I अपॉन IB को I पर यूनिट। मीन्स S सिंगल फेज पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट इंटू I पर यूनिट, ठीक है, क्लियर। अब अगर जैसे अभी हमने ये देखा
कि Z पर यूनिट को अगर निकालना है हमारा तो क्या होता है हमें, Z एक्चुअल जो हमारा है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन Z बेस। इसको हम क्या लिखते हैं, Z बेस की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, KVB का स्क्वायर इंटू MVAB। अब जैसे मैंने अभी सिस्टम में कहा था कि हम एक कॉमन बेस लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर का अपना पर यूनिट वैल्यू निकाल लिया हमने कि पर यूनिट की जो इस ट्रांसफार्मर की एक्चुअल जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का, उसकी अपनी बेस वैल्यू हमने उसके वोल्टेज और MVA से कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हम जब पूरा पावर सिस्टम में एक कॉमन बेस लेते हैं तो हमें पर यूनिट को उस कॉमन बेस के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है कि उस कॉमन बेस पे पर यूनिट क्या आएगी, पर यूनिट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर Z पर यूनिट ओल्ड ये है और Z पर यूनिट हमें न्यू बेस पे लिखना है, Z पर यूनिट न्यू बेस पे अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, देखिए Z जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो भी इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का, मान लीजिए जो इम्पीडेंस है या जनरेटर का जो इम्पीडेंस है ओम में, वो तो वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। बदल क्या रहा है, पर यूनिट बदल रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो बेस वैल्यूज हैं वो चेंज हो, जो रेफरेंस वैल्यूज हैं वो चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, Z पर यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू, पहले ये देख लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू MVAB एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KVB का स्क्वायर। Z को हमने कांस्टेंट कर लिया, क्यों, क्योंकि ये बदल नहीं सकता है, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ओम में है वो बदल नहीं सकती है। बदलेगा क्या, केवल पर यूनिट, चेंज क्या होगा, केवल पर यूनिट। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसी से हमें आगे क्वेश्चंस में हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम पर यूनिट में, किस तरह से हम लोग पर यूनिट जो आएगा हमारा पर यूनिट वैल्यूज किसी ओल्ड बेस वैल्यू से न्यू बेस वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, उसको कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए Z पर यूनिट MVA बेस के प्रोपोर्शनल है KVB बेस के, KVB मींस वोल्टेज बेस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर Z पर यूनिट न्यू लिखना हुआ अगर हमें यहाँ पे, ठीक, तो हमारा क्या होगा, Z पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA इसको अभी ऐसे लिखिए आप, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, Z पर यूनिट न्यू अपॉन Z पर यूनिट ओल्ड अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, MVAB ओल्ड न्यू, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, न्यू अपॉन KVB का स्क्वायर ओल्ड। ठीक है, KV का स्क्वायर, ये भी न्यू, सॉरी गलत कर रहा हूँ, इंटू ओल्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओल्ड किसके जो पर यूनिट Z किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, KVB के स्क्वायर के, तो KVB ओल्ड का स्क्वायर अपॉन MVAB न्यू ओल्ड, ये भी ओल्ड ही आएगा, ओल्ड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि जब हमें किसी पर यूनिट वैल्यू को, जो हमारे ओल्ड पर यूनिट वैल्यू दी है उसकी अपनी रेटिंग पे दी गई हुई है ओल्ड पर यूनिट वैल्यू, उसको अगर हम किसी कम अलग बेस पे, दूसरे बेस पे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 3 फेज सिस्टम की ओर। ये अभी हमने जो सारा डिस्कशन किया वो सिंगल फेज सिस्टम के लिए किया, अब हम लोग 3 फेज सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। थ्री फेज सिस्टम, ठीक। अब 3 फेज सिस्टम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, हम यहाँ पे स्टार कनेक्शन को लेते हैं। स्टार कनेक्शन कंसीडर करिए, ठीक है।
तो जो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 इंटू वी फेज वोल्टेज। क्लियर है? करंट क्या होती है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है स्टार में, ठीक है। और एस थ्री फेज अपरेंट पावर जो हमारी होती है थ्री फेज पावर, वो क्या होगी, 3 इंटू एस सिंगल फेज। और एस सिंगल फेज अभी हमने देखा था क्या था, 3 इंटू वी पी इंटू आई पी। ठीक है। अब वी पी को वी एल में रखिए, कैसे आएगा, 3 इंटू वी एल बाई √3। ठीक है। और आई पी इज इक्वल टू आई एल है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, √3 वी एल आई एल, ये हमारा बेसिक है, ये हम बेसिक से जानते हैं, स्टार कनेक्शन में ये होता है। ठीक है। अब हम जो बेस वैल्यूज, अब थ्री फेज सिस्टम में जो हम बेस वैल्यूज लेते हैं, जो बेस वैल्यू लेते हैं वो उसी रिलेशन में लेते हैं जैसे कि हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी होती। मींस अगर कि हमें ये है, इसके लिए बेस वैल्यू लेना है अगर लाइन बेस के लिए, तो हम इस तरह लेंगे, वी एल बेस इज इक्वल टू √3 वी पी बेस। समझ में आया कि रिलेशन जो हमारा है एक्चुअल में जो √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी तरीके से जब हम बेस वैल्यूज लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वही रिलेशन, उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आई एल भी लेते हैं, लाइन के लिए बेस करंट के लिए, लाइन करंट के लिए बेस वैल्यू लेते हैं, तो वो होगी फेज करंट की बेस वैल्यू के बराबर। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एस थ्री फेज बेस अगर यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा, √3 वी एल बेस, या फिर पूरा ही लेते हैं इसको, 3 इंटू एस सिंगल फेज बेस। ठीक है। 3 इंटू एस सिंगल फेज बेस, 3 वी पी बेस इंटू आई पी बेस, √3 वी एल बेस इंटू आई एल बेस। ये ठीक है। अब हमारा जो सिलेक्ट करते हैं कुछ इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी बेस वैल्यू सिलेक्ट होती हैं थ्री फेज सिस्टम में, इस तरीके से सिलेक्ट होती हैं कि वो जो ओरिजिनल रिलेशन है क्वांटिटीज का, वोल्टेज या करंट का जो ओरिजिनल रिलेशन है, वही रिलेशन इसको यहाँ पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अभी आपने सिंगल फेज के लिए देखा, मीन्स वहां पे फेज वोल्टेज ही था। ठीक है। सिंगल फेज में फेज और लाइन बराबर ही होता है, फेज वोल्टेज ही होता है क्योंकि सिंगल फेज होता है। ठीक है। अब हम लाइन के लिए पर यूनिट देखेंगे कि लाइन के लिए जो लाइन वोल्टेज है उसके लिए पर यूनिट वैल्यूज क्या आ रही हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम लाइन वी एल पर यूनिट इसको लेते हैं हम लोग। लाइन वोल्टेज का पर यूनिट क्या आएगा, वी एल अपॉन वी एल बी। लाइन वोल्टेज एक्चुअल लाइन वोल्टेज है और जो बेस लाइन वोल्टेज हमने लिया है वो। ठीक है। इसको हम वी एल को क्या लिख सकते हैं, √3 वी पी लिख सकते हैं इस रिलेशन से। वी एल बी को जो हमने लिया कैसे लिया है, √3 वी पी भी लिख सकते हैं, वी पी बी। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब √3 से √3 ये दोनों कैंसिल, तो हमें क्या मिला, वी पी अपॉन वी पी बी। मीन्स क्या हुआ, वी पी फेज वोल्टेज पर यूनिट, लाइन वोल्टेज पर यूनिट और फेज वोल्टेज पर यूनिट दोनों बराबर हैं। मीन्स हमें थ्री फेज सिस्टम में चाहे पर यूनिट वैल्यूज, पर यूनिट अगर वोल्टेज हमें दिया हुआ है तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाइन में है कि फेज में है, वो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें नॉर्मली देखना पड़ता था नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन पर यूनिट में दोनों क्वांटिटीज हमारी बराबर है। पर यूनिट में चाहे वो लाइन वोल्टेज लेंगे और चाहे फेज वोल्टेज लेंगे, दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से करंट के लिए देखते हैं। अब आई एल पर यूनिट क्या होगा, आई एल अपॉन आई एल बी। ठीक, आई एल को क्या लिख सकते हैं, आई पी लिख सकते हैं, आई एल बी को क्या लिख सकते हैं, आई पी बी। तो ये भी हमारा हो गया, आई
पी पर यूनिट। वोल्टेज की तरह ही करंट भी पर यूनिट में अगर ली जाए तो हमें इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि हमने फेज में लिया है या लाइन वोल्ट करंट में लिया है, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटीज पर यूनिट में, चाहे वो लाइन करंट हो और चाहे फेज करंट होगा, पर यूनिट में दी हुई है तो दोनों ही इक्वल होती हैं थ्री फेज सिस्टम में। ठीक है, ये चीज। अब अगर हम अब बात करते हैं पावर की, तो एस थ्री फेज को हमने क्या लिखा, 3S सिंगल फेज। ठीक है, एस थ्री फेज पर यूनिट में इसको लेते हैं। अगर एस थ्री फेज पर यूनिट अगर लेते हैं क्या होगा, एस थ्री फेज अपॉन एस थ्री फेज बेस। ठीक है, अब एस थ्री फेज की वैल्यू आप लोग रखिए यहां से, रूट चाहे इससे ले लीजिए चाहे इससे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। √3 VL IL अपॉन एस थ्री फेज बी की वैल्यू यहां से लीजिए, √3 VLB इंटू ILB। ठीक, √3 से √3 कैंसिल, ये क्या हो गया, VL अपॉन VLB इंटू IL अपॉन ILB। ठीक, VL अपॉन VLB, IL अपॉन ILB। ठीक है, अब VL अपॉन VLB यहां पे देखिएगा, VL अपॉन VLB जो हमारा क्या था, बराबर हो रहा था किससे, V फेज पर यूनिट से भी। तो V फेज पर यूनिट और V लाइन पर यूनिट दोनों के लिए बराबर हो रहा था। अभी हम लोग लिख लेते हैं इसको, V फेज पर यूनिट कैसे, यहां से ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन से, VL अपॉन VLB, P पर यूनिट हमने अभी ड्राइव किया है। ठीक है, इंटू IP पर यूनिट। ठीक, ये इस तरीके से, और ये हमारा क्या आया, VP पर यूनिट इंटू IP पर यूनिट, मतलब S सिंगल फेज पर यूनिट, क्योंकि और यहाँ पे फेज वोल्टेज और फेज करंट की पर यूनिट में वैल्यूज दी है। तो इससे हमें क्या मिला कि S थ्री फेज पर यूनिट में और S सिंगल फेज पर यूनिट में दोनों ही बराबर हैं। हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमने S थ्री फेज में हमारा क्या हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन में 3 से हमें सिंगल फेज के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन अगर पर यूनिट में पावर दी हुई है, अपरेंट पावर दी हुई है पर यूनिट में, सिंगल फेज के लिए भी अगर दी हुई है तो उसको हम सिंगल फेज के लिए भी ले सकते हैं और 3 फेज के लिए ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारी बराबर है पर यूनिट। देखिए पर यूनिट का कितना एडवांटेज हो रहा है, हमें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा वोल्टेज क्या है, लाइन में है कि फेज में है, जो पर यूनिट वैल्यू दी हुई है, जो करंट की पर यूनिट वैल्यू दी है वो लाइन में दी है या करंट लाइन में दी है या फेज में दी है, जो पावर की पर यूनिट वैल्यू दी हुई है वो सिंगल फेज पावर की पर यूनिट वैल्यू है या 3 फेज पावर की पर यूनिट, सब बराबर हो गया है। तो इस तरीके से ये हमें काफी इजी वे दे रहा है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम एक चीज और देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पी होता है एक्टिव पावर क्या होती है, इसको हम हटा देते हैं, P इज इक्वल टू VI cos फाई होता है। ठीक है, अगर सिंगल फेज हम लेते हैं, यहां पे सिंगल फेज अगर लेते हैं तो क्या आता है, VP IP cos फाई। ठीक, अगर इसी सिंगल फेज पर यूनिट में लेंगे अगर हम पावर, तो P पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हुआ, P सिंगल फेज अपॉन SB, हमने भी डिस्कस किया था क्या था, अपरेंट पावर इसमें लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, VP अपॉन VP इंटू IP इंटू कॉस फाई
एस बी क्या होता है, वी बी इंटू आई बी। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीपी अपॉन वीबी को, वीपी भी है, ये वीपी भी है। ठीक है, पर फेस पावर हमने यहाँ पे पर यूनिट की ली हुई है। ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है, वी पर यूनिट इंटू आई पर यूनिट कॉस फाई, यहाँ सिंगल फेज के लिए आ गई। ठीक है, अब अगर थ्री फेज पावर निकालते हैं तो क्या होता है, पी थ्री फेज पर यूनिट क्या होगा, पी थ्री फेज अपॉन एस थ्री फेज बी। ठीक है, पी थ्री फेज को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू पी थ्री फेज, थ्री इंटू सिंगल फेज पावर वीपी इंटू आई पी, और एस थ्री फेज बी को हम क्या लिख सकते थे, थ्री इंटू वीपीबी इंटू आईपीबी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, और कॉस फाइव भी है, यहाँ पे कॉस फाइव आ जाएगा। ठीक, तो ये तीन से तीन कैंसिल, वी पी पर यूनिट वीपी अपॉन वीपी क्या हुआ, ये वीपी पर यूनिट इंटू आई पी पर यूनिट इंटू कॉस फाइव। मीन्स क्या हुआ कि हमें थ्री फेज पावर जो मिल रही है, एक्टिव पावर, नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि अगर हम लेते तो P इज इक्वल टू होता √3 VL IL cos फाइव, या अगर सिंगल फेज के टर्म में लेते 3 VP IP cos फाइव मिलता। लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट में ले रहे हैं, अगर पर यूनिट में ले रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई या √3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन मिल रही है कि पर यूनिट वैल्यूज अगर वोल्टेज और करंट की दी हुई हो तो cos फाइव दिया हुआ हो, तो हमारा पर यूनिट पावर सिंगल फेज थ्री फेज के लिए उसमें 3 या √3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल ये V पर यूनिट और I पर यूनिट के बराबर ही हो जाएगा। अभी जैसे हमने दिया था कि VL पर यूनिट भी इसे लिख सकते हैं और इसे IL पर यूनिट भी लिख सकते हैं। अभी हमने ड्राइव किया पीछे cos फाइव, तो मतलब एक एडवांटेज यहाँ पे और देखिए पावर सिस्टम का, कि हमें √3 VL IL cos फाइव करने की जरूरत नहीं है या 3 VP IP cos फाइव करने, अगर हमें पर यूनिट दी हुई है तो हम VP पर यूनिट इंटू IP पर यूनिट cos फाइव कर लेंगे, उसमें √3 या 3 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें एक सिंगल फेज की तरह काम करने लगती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इम्पिडेंस के लिए क्या होगा, इम्पिडेंस बेस के लिए क्या होगा, इम्पिडेंस पर यूनिट के लिए क्या होगा। जो हमारा इम्पिडेंस पर यूनिट है उसको हम लिखते हैं, पहले तो जेड बेस क्या लिखते हैं हम लोग, जेड बेस वीबी अपॉन आईबी। ठीक है, अगर सिंगल फेज के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वीपीबी अपॉन आईपीबी। ठीक, अब वीपीबी अपॉन आईपीबी इसको अगर यहां से लीजिएगा, वी पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, वी एल बी बाई √3, वी एल बी बाई √3 अपॉन आई पी बी, इसको आई एल बी कर सकते हैं हम लोग, आई एल बी। ठीक है, आई एल बी लिख सकते हैं इसको, आई पी बी इज इक्वल टू आई एल बी इज इक्वल टू आई पी बी। ठीक है, अब 1/√3 नीचे इसको आ जाएगा इंटू वी एल बी, वी एल बी। देखिए हम आई एल बी को हमें एलिमिनेट करना है, किसके टर्म में, वोल्टेज और अपेरेंट पावर के टर्म में। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, आई एल बी यहां से देखिएगा √3, ये टर्म देखिएगा, ये √3 आई एल बी एस थ्री फेज बेस अपॉन √3 वी एल बी
अब ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल और VLB ऊपर चला जाएगा, क्या मिला हमें, VLB स्क्वायर अपॉन S3 फेज B का S3 फेज B। तो हम क्या देख रहे हैं, ZB जो हमारा इम्पिडेंस है, अगर इसी को हम Z पर यूनिट में लिखना होगा अगर हमें, तो क्या लिखेंगे, Z अपॉन ZB, Z इंटू S3 फेज B अपॉन VL बेस का स्क्वायर, या फिर अगर KV और MVA में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, Z इंटू MVAB अपॉन KVL का स्क्वायर B। मीन्स क्या हुआ हमारा यहाँ पे, देखिए सिंगल फेज में हमारा जब Z पर यूनिट आ रहा था तो वहाँ भी Z इंटू MVA अपॉन KV आ रहा था, ठीक है। 3 फेज में भी वही पर यूनिट सिस्टम आ रहा है, पर यूनिट में आ रहा है कि इसमें हमें जो पावर हम ले रहे हैं वो 3 फेज की है, और जो हमारा लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, कि हमें मतलब सिमिलरिटी देखिए, सिंगल फेज में भी हमें वही इक्वेशन मिल रहा था, बस ध्यान देंगे सिंगल फेज में हमें फेज वोल्टेज रख रहे थे और सिंगल फेज पावर रख रहे थे, यहाँ पे लाइन वोल्टेज रखना है और 3 फेज पावर लिखना है, तो हमें Z पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे देखिए सिमिलरिटी कितनी हो गई सिंगल फेज और 3 फेज के सिस्टम में। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग अभी इसमें और एक चीज़ ये देखेंगे कि पावर सिस्टम, जो हमारा पावर सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, लोड हो गया, इन सब के लिए पर यूनिट वैल्यूज जो हम निकालेंगे इम्पीडेंस या वोल्टेज या करंट के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ट्रांसफार्मर का। सो थैंक यू वेरी मच।